हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 के फिजिकल साइंस सब्जेक्ट के सॉल्यूशन को इस वीडियो में लेके आ गया हूं। तो फुल मार्क्स कितने हैं? 20 है। आप लोगों को जो ये मॉडल एक्टिविटी टास्क दिया गया है इसी मंथ में दिया गया है, यानी कि जनवरी के मंथ में दिया गया है 2022 ईयर में। तो आप लोगों को इसका आंसर लिख करके स्कूल में सबमिट करना है। आप लोगों को जो है सुंदर करके लिखना है, क्योंकि आप लोगों को 20 में 20 मार्क्स मिलना चाहिए। तो एक नंबर में देखिए क्या है, चूज द करेक्ट आंसर, मतलब हम लोग को सही आंसर को चूज करना है। 1.1 में क्वेश्चन क्या है, इफ अ सॉलिड बॉल ऑफ आयरन इज इमर्स्ड इन वाटर इट्स वेट, ऑप्शन नंबर ए रिमेन्स सेम, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर डी एट फास्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो देखिए क्या बोल रहा है कि अगर किसी बॉल को पानी में, अगर किसी सॉलिड आयरन बॉल को पानी में डुबोया जाता है, यानी पानी में डुबाया जाता है, तो उसका वजन में क्या होता है, मतलब उसका वजन रिमेन सेम, ऑप्शन नंबर ए में है सेम रहता है, ऑप्शन नंबर डी में डिक्रीजेस मतलब उसका वजन घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी में है इंक्रीजेस उसका वजन बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी में है एट फास्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, बोल रहा है कि पहले बढ़ जाता है फिर घट जाता है। तो देखिए अगर किसी भी चीज को पानी में डुबाएंगे तो उसका वजन हमेशा क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि उसमें बॉयंट फोर्स लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डिक्रीजेस। ओके, क्योंकि उसका वजन क्या हो जाता है, घट जाता है, और घट जाने का ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है डिक्रीजेस। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1.2 में, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन नंबर ए रेट ऑफ वर्क, ऑप्शन नंबर बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन नंबर सी रेट ऑफ पावर, ऑप्शन नंबर डी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए अभी क्या बोल रहा है कि अगर किसी बॉडी पर या किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है वो। तो देखिए फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1.3 में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन एक्सीड्स दैट ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी एक्शन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू रिएक्शन एंड इज ऑपोजिटली डायरेक्टेड टू इट, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन इज लेस देन दैट ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी एक्शन एंड रिएक्शन आर नॉट रिलेटेड। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि हर एक्शन का यानी कि एवरी एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो ये बात कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है, एक्शन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू रिएक्शन एंड इज ऑपोजिटली डायरेक्टेड टू इट। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1.4 में, फॉर अ गिवन फोर्स प्रेशर इज, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ऑप्शन नंबर बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ऑप्शन नंबर सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ऑप्शन नंबर डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्यों होगा ये राइट आंसर? क्योंकि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर और एरिया का रिलेशन इनवर्स है, इनडायरेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में, डिटरमाइन वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए यहाँ पे टोटल 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हम लोग को डिटरमाइन करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। जो ट्रू होगा उसके लिए ट्रू लिखेंगे, जो फॉल्स होगा उसके लिए फॉल्स लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले 2.1 स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड अगेंस्ट अ मूविंग बॉडी इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर किसी मूविंग बॉडी के अगेंस्ट में फोर्स अप्लाई किया जाए तो उस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीजेस, यानी कि उस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो देखिए अगर किसी भी मूविंग बॉडी के अगेंस्ट में हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस मूविंग बॉडी के वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज नहीं होंगे, क्या होंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे। अगर हम किसी मूविंग बॉडी के अगेंस्ट में फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, आपको क्या लगता है? उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी अगर उस मूविंग बॉडी के अगेंस्ट में फोर्स अप्लाई किया जाए? वेरी गुड, उसकी वेलोसिटी घटेगी। अगर कोई बाइक हमारे तरफ आ रहा है, उसके अगेंस्ट में हम लोग फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी जाहिर सी बात है घटेगी।
तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजेज यानी बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं घटेगी, क्योंकि अगर किसी भी मूविंग बॉडी के अगेंस्ट में हम लोग फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बढ़ेगी, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। अब आ जाइए 2.2 स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस इज न्यूटन। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सीजीएस में फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि सीजीएस में फोर्स की यूनिट जो है वो है डाइन, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 भी फॉल्स एंड स्टेटमेंट नंबर 2 भी फॉल्स। अब आ जाइए 2.3 स्टेटमेंट में। 2.3 में क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी। तो देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, मतलब लिक्विड के जरिए प्रेशर जो लग रहा है वो डिपेंड किस पे करता है, उसकी डेंसिटी पर। तो ये ट्रू है, उसके डेंसिटी पर ही डिपेंड करता है। अगर लिक्विड के डेंसिटी ज़्यादा होंगे तो लिक्विड के प्रेशर भी ज़्यादा होंगे, अगर डेंसिटी कम होंगे तो लिक्विड के प्रेशर भी क्या होंगे, कम होंगे। ओके, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि लिक्विड के प्रेशर जो है वो डेंसिटी पर ही डिपेंड करता है। अब आ जाइए 2.4 स्टेटमेंट में। 2.4 स्टेटमेंट क्या है, मरकरी कैन एक्सर्ट अ ग्रेटर फोर्स ऑफ बाउंसी देन वाटर। बोल रहा है कि मरकरी जो है ज़्यादा फोर्स ऑफ बाउंसी एक्सर्ट कर सकते हैं वाटर से। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि मरकरी के डेंसिटी ज़्यादा है, और डेंसिटी ज़्यादा होने से फोर्स ऑफ बाउंसी भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, वाटर के कंपेयर में मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए मरकरी के फोर्स ऑफ बाउंसी भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, यानी कि मरकरी के प्रेशर भी ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब आ जाइए 3 नंबर में, आंसर इन ब्रीफ। 3.1 में क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय फोर्स। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं इसका आंसर इंग्लिश में भी बताने वाला हूँ। पहले उर्दू में आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग को फोर्स को हेडिंग बनाना है, ठीक है। तो लिखना है आप लोग को, ये एक एजेंट या कॉज है। कौन, फोर्स, ठीक है। ये एक एजेंट या कॉज है जिससे किसी चीज को रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं या मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं, और चीज की डायरेक्शन, शेप और साइज को बदल सकते हैं। अब आंसर इंग्लिश में देख लेते हैं। It is an external agent or cause capable of changing the state of rest or motion of a particular body once applied on it. Question number 3.2, mention Archimedes law. हम लोग क्या करना है, आर्किमिडीज के लॉ को मेंशन करना है। तो देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल ज़्यादातर लिखा जाता है, हर जगह प्रिंसिपल लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पर लॉ है, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, तो ये रहा हमारा उर्दू में आंसर। अभी बाद में इंग्लिश में आंसर में बताने वाला हूँ। ओके, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट डोंट वरी। तो सबसे पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हेडिंग बनाना है और लिखना है, जब किसी चीज को किसी सियाल का मतलब होता है फ्लूइड, यानी कि FLUID फ्लूइड। ओके, सियाल बोलता है, यानी कि गैस एंड लिक्विड को इंग्लिश में फ्लूइड बोलता है और उर्दू में सियाल बोलता है। ओके, जब किसी चीज को किसी सियाल में जजुई या मुकम्मल तौर से डुबोई जाती है तो उस चीज के वजन में जाहिरी तौर पर कमी आती है, और ये कमी उस चीज के जरिए हटाए गए सियाल के वजन के बराबर होता है। इंग्लिश में आंसर देख लीजिए, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज equal to the weight of the fluid displaced by it. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3.3 में, एक्सप्लेन हाउ अ होलो प्लास्टिक बॉल फ्लोट्स ऑन वाटर। देखिए अभी क्या बोल रहा है कि हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि क्यों एक होलो प्लास्टिक बॉल जो है वाटर पे तैरता है, यानी कि वाटर के ऊपर क्यों तैरता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग उर्दू में इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, प्लास्टिक बॉल, यहाँ पे लिखना चाहिए हम लोग को होलो प्लास्टिक बॉल, ठीक है, होलो लिख लीजिएगा आप लोग। होलो प्लास्टिक बॉल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि होलो प्लास्टिक बॉल का वजन बॉयंट फोर्स से कम होता है, क्योंकि जब भी किसी चीज़ का वजन बॉयंट फोर्स से कम होता है वो चीज़ तैरता है। इंग्लिश में आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए होलो प्लास्टिक बॉल, ठीक है, होलो लिख लीजिएगा। होलो प्लास्टिक बॉल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज द वेट ऑफ होलो प्लास्टिक बॉल इज लेस
than the buoyant force, because whenever the weight of any body will less than the buoyant force, it will float. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। एक नंबर में क्या है 4.1 में, upon which three factors does the pressure acting at a particular point within a static fluid depend and why। देखिए प्रेशर किस किस फ्लूइड के प्रेशर जो किस किस चीज़ों पर किसी खास नुक्ते पर जो फ्लूइड का प्रेशर है किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो चीज़ हम लोगों को लिखना है और क्यों डिपेंड करता है। ओके, तो उर्दू में आंसर देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखना है, सियाल के अंदर किसी खास नुक्ते पर काम करने वाला दबाव के 3 अवामिल जिस पर सियाल का दबाव मुनहसर करता है वो हस्ब जेल है। नंबर 1, सियाल की किसाफत। सियाल की किसाफत बढ़ने पर सियाल का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि सियाल का दबाव सियाल की किसाफत पर मुनहसर करता है। इंग्लिश में आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, FLUID, इसको हेडिंग बनाना है और लिखना है, इफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड विल इंक्रीज देन द प्रेशर ऑफ द डेंसिटी विल इंक्रीज, बिकॉज द प्रेशर ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी। 2 नंबर में लिखना है सियाल की गहराई, और इंग्लिश में लिखना है यहाँ पर डेप्थ ऑफ द फ्लूइड। उर्दू में लिखना है सियाल की गहराई खास नुक्ता तक जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा सियाल का दबाव होगा, क्योंकि सियाल की गहराई पर सियाल का दबाव मुनहसर करता है। इंग्लिश में लिखना है आप लोगों को, सबसे पहले तो लिखना है हेडिंग में डेप्थ ऑफ द फ्लूइड, और लिखना है इफ द डेप्थ ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट विल बी ग्रेटर देन द प्रेशर of the fluid will be greater, because the pressure of fluid depends on its depth। तीसरा नंबर पॉइंट में लिखना है आप लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट भी लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। सियाल का दबाव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होने पर ज़्यादा होगा, क्योंकि सियाल का दबाव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर मुनहसर करता है। इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड विल मोर देन द प्रेशर ऑफ फ्लूइड विल मोर, बिकॉज द प्रेशर ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन में जो कि 4.2 है, स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन हाउ फोर्स कैन बी मेजर्ड। हम लोग को क्या करना है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को स्टेट करना है और फोर्स कैसे मेजर किया जाता है उसको एक्सप्लेन करना है। तो उर्दू में पहले आंसर देख लीजिए, किसी चीज के जरिए लगने वाली कुव्वत यानी फोर्स उस चीज के मोमेंटम के, देखिए अब मोमेंटम के बाद क्या होगा, मोमेंटम के तब्दील शुदा सरह, फिर के लिखना है के, यहाँ पे गलत हो गया है, के बराह रास्त मुतनासिब है। ओके, बराह रास्त मुतनासिब है। मान लिया कि अगर चीज की केमियत यानी मास m और चीज की पहली वेलोसिटी u और आखिरी वेलोसिटी v हो, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बाई t, और f वेरीज, m को कॉमन लेंगे तो v माइनस u यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई t यानी कि टाइम, और f वेरीज ma। ma यहाँ पर कैसे हो गया, a कैसे हो गया, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई t इज इक्वल टू होता है a मतलब एक्सीलरेशन, तो इसीलिए f वेरीज ma। देयरफॉर f इज इक्वल टू, देखिए वेरीज को हटाएंगे तो कांस्टेंट लेना है, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या ले लिए के, तो के एम ए हो जाएगा, f इज इक्वल टू के एम ए। ओके, गुना करेंगे तो वेयर k इज कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अगर
ए की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 हो और एम की वैल्यू मास की वैल्यू 1 हो और फोर्स की वैल्यू 1 हो तो के की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी, ठीक है। तो देयरफॉर अगर के की वैल्यू 1 हो तो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू क्या होगा एम ए होगा, क्योंकि के की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा एम ए मिलेगा, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। ओके, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं हम लोग फोर्स की पैमाइश केमियत और सरअत यानी कि एक्सीलरेशन के हासिल जर्ब से कर सकते हैं। किससे? मास और एक्सीलरेशन के हासिल जर्ब से यानी कि गुना करके। अब इंग्लिश में आंसर देख लीजिए, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन लिखिएगा, ठीक है। इट स्टेट्स द फोर्स exerted by a body is directly proportional to the rate of change of its momentum। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहे उर्दू स्टूडेंट के बच्चे तो लिख सकते हैं। लेट्स सपोज if the mass of the body is m, initial velocity is u and the final velocity is v, then f varies mv minus mu by t, और f varies m कॉमन ले लेंगे तो v माइनस यू बाई टी, और f varies ma ए कहाँ से आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई टी, यानी कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पर ए हम लोग लिख सकते हैं। तो और एफ इज इक्वल टू, देखिए वेरिज को हटाने से इक्वल टू लगेगा और इक्वल टू लगाने से एक कांस्टेंट लेना होगा, तो कांस्टेंट क्या ले लिए के ले लिए, तो के एम ए। ओके, तो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू क्या एम ए। अब के कहाँ चला गया, तो देखिए के क्या है कांस्टेंट है, वेयर के इज कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1। के की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 को अगर यानी के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को एम ए मिलेगा, तो इसीलिए देयरफॉर एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 1 हो और एम की वैल्यू 1 हो और एफ की वैल्यू फोर्स की वैल्यू 1 हो तो के की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखे के इज इक्वल टू 1। ओके, द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1। देयरफॉर फोर्स कैन बी मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, इसलिए हम लोग फोर्स को मेजर कर सकते हैं किससे, मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट से, यानी कि गुणफल से, यानी कि गुना से, यानी कि मास और एक्सीलरेशन गुना करेंगे तो हम लोग को फोर्स मिल जाएगा, फोर्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं।